नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी छात्र छात्राएं जो भी क्लास 12 में उन सभी छात्र छात्राओं को मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का सेट 2 का मॉडल जो पेपर है आपका उसका सेट डिस्कशन लिखा हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने सेट 1 का जो डिस्कशन वो पहले करवा दिया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा ये आपको मॉडल सेट 2 है। ठीक है, जहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 1.5 घंटे का होगा। आपको टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 आंसर मिलेंगे। ठीक है, 40 मार्क्स मिलने वाले, सॉरी। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाले। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 40 के 40 शायद तो टिक कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं कि आपका कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, पहला ही हमारा सवाल है कि आदर्शक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है। आदर्शक अर्थशास्त्र तथ्यों पर आधारित होता है। आदर्शक अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण है, या फिर आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य क्या होता है, परामर्श देना है। तो देखिए, जो आदर्शक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कथन में क्या संबंध है। यदि जो आदर्शक अर्थशास्त्र होता है वो क्या करता है, कार्य का क्या करता है, परामर्श देता है। यानी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्ति द्वारा होता है। किस अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या यानी सेंट्रल जो आपका प्रॉब्लम है उसका समाधान क्या होता है, बाजार शक्ति यानी जो आपके मार्केट में पावर है उसके द्वारा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, या फिर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, या फिर आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। तो देखिए, ये आपका कहाँ सॉल्व होता है, जो आपका केंद्रीय समस्याओं का जो समाधान होता है वो कहाँ होता है, आपका ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा उत्पादन संभावना वक्र, जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी और विपरीत होने का क्या कारण है। वो आपका राइट साइड जो विपरीत होता है वो क्यों होता है ये बताना है। बाढ़ के कारण, संसाधनों ह्रास के कारण, तकनीकी विकास के कारण, या फिर पुरानी तकनीकी का प्रयोग करने के कारण होता है। तो देखिए, ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो दाहिनी और विपरीत क्यों होता है, तकनीकी विकास के कारण होता है। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल हमारा, एक किसान क्या करता है 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। देखिए, एक किसान क्या करता है 100 टन धान क्या करता है उत्पादन करने के क्या करता है 120 क्विंटल धान के क्या करता है त्याग कर देता है। धान उत्पादन के लिए जो अवसर लागत क्या होगी, 100 क्विंटल होगी, 120 टन धान होगी, या फिर 120 क्विंटल गेहूँ होगी, या फिर 220 क्विंटल गेहूँ होगी। तो देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा आप दोनों को प्लस कर दीजिएगा। प्लस करिएगा तो आंसर कितना आएगा आपका, सॉरी प्लस नहीं करिएगा, आपको पूछा गया कि धान उत्पादन के लिए आपका अवसर लागत क्या होगी। तो देखिए, आपको प्रोडक्शन क्या करना है, तो अवसर लागत क्या हो जाएगी आपका 120 क्विंटल गेहूं हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुएं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। ए 4-5 है, बी 3-5 है, और सी क्या है आपका 5-6 है। एक विवेकशील उपभोक्ता है, उसके अनुसार आपको क्या करना है, सजाना है। किस क्रम में होगा वो आपको बताना है। देखिए, आप इसका क्रम जो सजाइएगा वो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा आपका ए आएगा, फिर क्या आएगा आपका बी आएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इससे निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कि निम्न में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सा आता है बताना आपको। एक उपभोक्ता का संतुलन, एक फर्म के संतुलन, या फिर आपका एक वस्तु की कीमत निर्धारण, या फिर सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन आता है, एक सामान्य कीमत स्तर का जो निर्धारण होता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका समष्टि अर्थशास्त्र। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल हमारा, किसी वस्तु के उपभोग में अतिरिक्त इकाई से परिवर्तित करने पर, एक वस्तु के उपभोग में क्या अतिरिक्त इकाई से क्या करते हैं परिवर्तित करने में, कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन क्या कहा जाता है। औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, या फिर उपभोक्ता का अधिमान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सीमांत उपयोगिता कहलाता है ये चीज। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, जो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत जो उपयोगिता का मान क्या होता है 0, 1, 1 से अधिक, या फिर ऋणात्मक। तो जी कि सीमांत उपयोग का जो मान होता है वो क्या होगा आपका, जब 0 होगा तब क्या होगा आपका कुल उपयोगिता अधिक होती है, अधिकतम होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही जवाब। अगला सवाल है कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, आपको क्या है गलत सिद्ध करना है कि यहाँ पर कौन सा कथन गलत है बताना है कि उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है,
या फिर आपका उदासीनता वक्र मूल बिंदु के और उत्तल होता है, कन्वेक्स होता है। उदासीनता को सम संतुष्टि वक्र का भी कहा जाता है। या फिर दो सदा या फिर दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उदासीनता वक्र में कौन सा गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी हम इसे टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा में 8%, यानी आपका जो डिमांड है वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ गया। तो सीधा बात, जब वस्तु का मांग जब बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा, तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाता है। तो डिमांड कितना, 8%, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो देखिए आप इसे कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करिए तो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी और विपरीत होगी तब। एक बजट रेखा अपनी दाहिनी और विपरीत कब होती है, आपको मालूम होगा। ये कब होती है, ये जब आपको उपभोक्ता क्या होती है, आय में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल हमारा, निम्न रेखाचित्र, देखिए आपको रेखाचित्र बताया गया कि ए बी के बिंदु जी पर मांग की ए बी जो आपका लाइन है, वहाँ पर आपका जी का जो मांग की लोच होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आप डाटा देख के समझ सकते हैं, 1 होगा, 1 से कम होगा, या फिर आपका 1 से अधिक होगा। तो देखिए ये क्या होगा, आपका 1 से कम होगा, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। उदासीनता वक्र सरल बजट रेखा को स्पर्श करेगा, उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो, एमआरएस बराबर पी एक्स बाई बी वाई, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, जो उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक संतुलन उपभोक्ता क्या शर्त होती है, ये सारे के सारे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक उपभोक्ता की आय में वस्तु से वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम, एक उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। तो जो वस्तु एक्स उसकी मांग कम, तो वस्तु एक्स क्या होगी। तो देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जानते हो जो वस्तु एक्स होगा वो क्या होगा, घटिया वस्तु होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब। ठीक है। अगला हमारा 15 नंबर सवाल है कि निम्न में से, ठीक है, 15 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है, चाय और कॉफी, जो एक दूसरे का पूरक बताना है, ठीक है। पेप्सी और मिरिंडा, लक्स साबुन और डव साबुन, या फिर चाय और जिंदगी, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। तो देखिए दोनों एक दूसरे की जरूरत है, तो आप सोच सकते हैं कि एक दूसरे के बिना काम नहीं होगा। तो किस में हो सकता है ये, चाय और चीनी में, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं हो सकता। किसी यदि कि 16 नंबर सवाल हमारा, यदि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध क्या कहे, कोई वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधन के बीच जो भौतिक संबंध है उसको वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका उत्पादन फलन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि औसत उत्पाद और सीमांत दोनों बराबर तब होते हैं जब उनका क्या बराबर होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि औसत उत्पाद अधिकतम होता है, तब क्या होता है, वो बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। अगला सवाल हमारा कि यदि कुल लागत टीसी है, उत्पादन की मात्रा क्यू है, तो सीमांत लागत। तो देखिए इसका सीमांत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, टी सी बाई क्यू हो जाएगा। और ये कहाँ है आपका, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ये डेल्टा होगा। यहाँ पर क्या होगा, सीमांत लागत पूछा तो कुल लागत टीसी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से। जो पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस अल्पकाल से, अति अल्पकाल से, दीर्घकाल से, या फिर शीतकाल से। तो देखिए इसका जो संबंध है वो किससे होगा, आपका दीर्घकाल से, यानी लंबे समय तक ये होता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल है, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों के विभक्त किया जाता है, ठीक है। दीर्घकाल में, अति दीर्घकाल, अल्पकाल, या फिर ग्रीष्म काल में। तो देखिए जो किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है, तो वो किस में किया जाता है, अल्पकाल में, शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं, इसको विभक्त करते हैं हम लोग। अगला हमारा 21 नंबर सवाल है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करता है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, या फिर 4 पर। तो देखिए एक जो विवेकशील आदमी होता है वो क्या करता है, 2 स्तर पर क्या करता है, उत्पादन करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा औसत उत्पादक विशेषण नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, गलत स्टेटमेंट पहचानना है। आप चारों के चार स्टेटमेंट पहचानिए, जब आप पहचानिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या पाया जाएगा, गलत पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका औसत उत्पाद का जो मान होता है वो शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है, सीमांत उत्पाद क्या औसत कम होती है, तो औसत उत्पाद क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए जो औसत उत्पाद होता है उसमें भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा 24 नंबर सवाल है कि यदि किसी वस्तु के यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दोगुना करने पर, उत्पत्ति जितने साधन सबको दोगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब हम उत्पत्ति के जितने साधन सबको दोगुना कर देंगे और उत्पादन को क्या करें, 3 गुना वृद्धि कर देंगे, उत्पादन में क्या करते हैं, 3 गुना वृद्धि करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? पैमाने का क्या होता है? वृद्धिमान प्रतिफल कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा 26 नंबर जो सवाल है कि कुल लागत टीसी और कुल स्थिर लागत टीएफसी, ठीक है, और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी के बीच में क्या संबंध होता है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, आप इसे जब सॉल्व करिएगा तब क्या आएगा आपका, जो टीसी होता है वो किसके बराबर होता है? टीएफसी और टीबीसी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी में ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से क्या होती है, वृद्धि होती है, तो जो संतुलन कीमत हो वो क्या हो, कमी होगी, वृद्धि होगी, कोई बढ़ती नहीं, या तीव्र गति से क्या करेगा, वो वृद्धि होगा। तो देखिए, जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में क्या होती है, समान दर से, दोनों दोनों क्या होता है, समान दर से क्या होता है, बढ़ते हैं, तब क्या होती है, तो संतुलन कीमत में क्या होती है, वो वृद्धि होती है, हमेशा क्या होगा, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति यस, तो मांग अधिक की स्थिति में क्या दर्शाया जाता है, डी का वैल्यू जो है एस से बड़ा है, डी माइनस ए का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, डी बराबर एस से जाता है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो देखिए, यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा, यदि किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने पर साम्य मात्रा में, यदि किसी वस्तु की मांग में क्या है, मांग की तुलना में क्या होते हैं, पूर्ति में क्या होता है, अधिक वृद्धि होने पर क्या होगा, कमी होगा, वृद्धि होगा, कोई परिवर्तन नहीं, या फिर तीव्र गति से क्या होगी, कमी होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगी, वृद्धि होगी, साम्य मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, आपका बी नंबर में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत 5% वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% वृद्धि, यानी आप वस्तु की जो डिमांड है, कीमत भी 5% बढ़ गया, उसका जो डिमांड है पूर्ति में वो क्या हो, 4% वृद्धि गया, तो पूर्ति का जो कीमत का लॉस का जो मान होगा वो क्या होगा? तो देखिए, आप इसे सॉल्व करिएगा तो क्या आंसर आएगा आपका, 0.8%, और ये कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल हमारा, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में निवास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामयिक कीमत और मात्रा दोनों वृद्धि होगी, या फिर केवल संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, या केवल आपका संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, या फिर आपका सामयिक कीमत और मात्रा दोनों में कमी होगी? तो देखिए, यहाँ पर जब मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का जो संतुलन बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका ये क्या हो जाएगा, सामयिक कीमत और मात्रा दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत में देखिए आता है, जब मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत जो होता है वो क्या होता है, आपका वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, या फिर बी नंबर। अगला सवाल है हमारा कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है? एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है वो कैसा होता है? न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता, या फिर एसएमसी का घटता भाग, या फिर एसी का घटता भाग, या फिर आपका एसी का घटता भाग। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग, और ये कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है हमारा, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर और एम में क्या संबंध? देखिए, एआर और एम के बीच में क्या संबंध होता है जब पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए बात किया जाता है, तब क्या होता है आपका, तब होता है यहाँ पर आपका कि जो एआर का वैल्यू है, यानी एआर बराबर क्या हो जाएगा आपका, एमआर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? एकाधिकार में, ठीक है, संपूर्ण वस्तु की उपलब्धता, ये सारे के सारे जो समान उपलब्धता किसमें, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, या फिर द्रव्याधिकार में होती है? तो देखिए, ये किस में होती है आपके, ये होती है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी में होती है। अगला सवाल है, टीआर यानी से कहते हैं कुल आगम, वक्र ढाल को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसकी वक्र ढाल को क्या कहते हैं आपको मालूम होगा, इसको क्या कहते हैं, एआर कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत लागत लागत से, किस प्रकार का जब बाजार होता है, जब संरचना में ये जो कीमत सामान लागत से क्या होती है, वो अधिक हो जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता में, शुद्ध प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एकाधिकार में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत आगम का मान 0 होता है, यानी सीमांत जो होगा तो वैल्यू क्या है, 0, तब वस्तु की मांग की कीमत का लोच मान क्या होगा? तब उस टाइम जो उसका मान होता है वो क्या होता है, वो खुद भी एक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब। एकाधिकार के अंतर्गत एआर और एमआर में क्या संबंध है, कि अभी आपने पढ़ा था एआर वक्र और एमआर के बीच में क्या संबंध होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एआर का जो वैल्यू तो वो हमेशा क्या होता है, एकाधिकार के इसमें क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही सी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एआर ग्रेटर देन एमआर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एकाधिकार के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर
और एमसी के निम्न तालिका दर्शाए। संतुलित अवस्था में, जब संतुलित अवस्था में वो वस्तु कितनी इकाई को प्रतिनिधित्व करता है, 1, 5, 4 या फिर 6। तो देखिए ये कितने बताता है आपका, ये बताता है आपका 6 वस्तुओं को क्या करता है, बताता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो दोनों किस कंडीशन में बराबर, आप देख पा रहे 4 और 4 एम आर और एमसी के 6 पे बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये थे आपके क्लास 12 के सेट 2 के जितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन सॉरी, मैं सारे के सारे आपको डिस्कस कर दिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको सेट 3 का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं आपसे छात्र छात्रों के लिए सेट 3 का भी डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।